नमस्कार दोस्तों। आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो बॉन्ड होता है, जो यौगिक में बंध बनते हैं, वो किस प्रकार से बनते हैं, कौन कौन से बंध बनते हैं, बंध निर्माण से संबंधित कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संयोजकता बंध सिद्धांत, वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। संयोजकता बंध सिद्धांत पढ़ेंगे कि उपसह संयोजक यौगिकों के अंदर संयोजकता बंध सिद्धांत किस प्रकार से बनता है, इसके कौन कौन से मुख्य बिंदु है। तो सबसे पहले हमें याद रखना है, यह सिद्धांत पोलिंग द्वारा दिया गया था। उपसह संयोजक यौगिकों के लिए जो संयोजकता बंध सिद्धांत दिया गया वो पोलिंग द्वारा दिया गया। अब इस सिद्धांत के कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो ध्यान देना, अगर हम इस सिद्धांत के जो मेन बिंदु है उनको पढ़ लेंगे तो आगे चलकर इसके जो क्वेश्चन आएंगे उनको हल करने में सुविधा रहेगी। तो सबसे पहला बिंदु है कि सर्वप्रथम केंद्रीय धातु होती है वो अपनी ऑक्सीकरण अंक के अनुसार इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन बनाती है। कोई धातु है संकुल यौगिक में, तो धातु होती है वो अपनी ऑक्सीकरण अंक के अनुसार इलेक्ट्रॉन त्यागती है। धातु ऑक्सीकरण अंक के अनुसार इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन बनाती है। पहला नियम क्या है? धातु ऑक्सीकरण अंक के अनुसार इलेक्ट्रॉन त्यागती है। दूसरा है कि धातु होती है वो लिगेंड को बंध बनाने के लिए अपने रिक्त कक्षक प्रदान करती है। क्योंकि संकुल यौगिकों के अंदर हमने पढ़ा है कि जो केंद्रीय धातु होती है उससे लिगेंड उपसह संयोजक बंध बनाते हैं। तो लिगेंड जब उपसह संयोजक बंध बनाएंगे तो केंद्रीय धातु को अपने रिक्त कक्षक देने होते हैं। तो दूसरे नंबर पे क्या आएगा? धातु लिगेंड को बंध बनाने अपने रिक्त कक्षक देती है। याद रखना, उपसह संयोजक बंध होता है वो रिक्त कक्षकों के अंदर ही बनता है और रिक्त कक्षक यहाँ पर केंद्रीय धातु के द्वारा दिए जाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन है वो लिगेंड के द्वारा दिए जाते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि बंध बनाने से पहले धातु कक्षकों में संकरण की क्रिया होती है। बंध से पहले धातु कक्षकों में संकरण की क्रिया होती है। बंध का निर्माण होगा उससे पहले धातु कक्षकों में संकरण की क्रिया होगी और संकरण की क्रिया से ही जो संकुल यौगिक बनेगा उसकी एक निश्चित ज्यामिति होगी। यदि संकरण, अब ध्यान देना, संकरित कक्षक, यदि संकरण में एक एस और एक पी कक्षक भाग ले, धातु का संकरण में एक एस और एक पी कक्षक भाग लेता है तो उसे एसपी संकरण कहेंगे। संकरण लिख देता हूं मैं यहां पर, और यहां पे समन्वय संख्या लिख लेते हैं। समन्वय संख्या, क्योंकि समन्वय संख्या के आधार पर ही हम बता सकते हैं कि कौन सी धातु से कितने बंध बने हैं। और यहां पे लिख देता हूं मैं ज्यामिति। तो सबसे पहले समन्वय संख्या 2 होगी, यानी 2 बंध बनेंगे तो एक एस और एक पी कक्षक हो सकता है। तो ऐसे संकुल यौगिकों की ज्यामिति होती है रेखीय। देखो एक बार फिर से ध्यान देना, सबसे पहले धातु ऑक्सीकरण अंक के अनुसार इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन बनाएगी, फिर लिगेंड को धातु अपने रिक्त कक्षक प्रदान करेगी जिससे लिगेंड धातु से उपसह संयोजक बंध बना सके। और बंध से पहले, बंध निर्माण से पहले धातु के कक्षकों में संकरण की क्रिया होती है जिससे जो बनने वाला संकुल यौगिक होगा उसकी ज्यामिति निश्चित होती है। अगर संकरण में समन्वय संख्या 4 हो
तो देखो 4 समन्वय संख्या होने पर sp3 संकरण हो सकता है, और sp3 संकरण होगा तो चतुष्फलकीय ज्यामिति होगी। यदि समन्वय संख्या 4 हो तो एक और संकरण हो सकता है dsp2, और dsp2 संकरण हो जाता है। अभी हम ज्ञात करेंगे कि संकरण किस प्रकार से होगा। तो dsp2 संकरण हो जाता है तो ज्यामिति होगी वर्ग समतलीय। ज्यामिति वर्ग समतलीय। समन्वय संख्या 6 हो तो sp3d2 संकरण हो सकता है, और समन्वय संख्या 6 होने पर d2sp3 संकरण भी हो सकता है। ये दोनों संकरण होते हैं तो जो संकुल बनता है उसकी ज्यामिति अष्टफलकीय होती है। ठीक है, हम बता सकते हैं संयोजकता बंध सिद्धांत जो पॉलिंग के द्वारा दिया गया था कि धातु ऑक्सीकरण अंक के अनुसार इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाएगी। धातु लिगेंड को बंध बनाने के लिए अपने रिक्त कक्षक प्रदान करेगी। बंध से पहले धातु कक्षकों में संकरण की क्रिया होती है, जो कि संकरण हमने लिखे हैं, और संकरण के आधार पर ही हम ज्यामिति का निर्धारण कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है। यदि संकरण में बाहर की डी कक्षा भाग लेती है, देखो sp3d2 बाहर डी आगे आया है ना डी, तो बाहर की डी कक्षा भाग लेती है तो उसे हम कहते हैं उच्च चक्रण संकुल। जो बनने वाला संकुल होगा उच्च चक्रण संकुल या चक्रण मुक्त संकुल या बाह्य कक्षक संकुल कहते हैं। अगर बाहर की डी कक्षा भाग लेती है तो बनने वाले संकुल यौगिक को बाह्य कक्षक संकुल कहेंगे। और यदि पहले वाली डी कक्षा संकरण में d2sp3 तो पहले वाली डी कक्षा भाग लेती है तो उसे निम्न चक्रण संकुल, निम्न चक्रण संकुल या चक्रण मुक्त संकुल, चक्रण युग्मित संकुल या आंतरिक कक्षक संकुल कहते हैं। तो हमें यहाँ पर जो संकरण प्राप्त होगा उस संकरण के आधार पर हम संकुल यौगिक के प्रकार को भी बता सकते हैं कि संकुल उच्च चक्रण संकुल है या निम्न चक्रण संकुल है। ठीक है, अब संकुल यौगिक को हम देखकर उसकी चुंबकीय प्रकृति को भी बता सकते हैं। यदि संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यदि संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है तो संकुल यौगिक अनुचुंबकीय होगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर अनुचुंबकीय होता है संकुल यौगिक। और अगर संकुल यौगिक में सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित है तो ऐसा संकुल यौगिक प्रतिचुंबकीय होता है। याद रखना, संकुल यौगिक में अगर इलेक्ट्रॉन युग्मित आ जाता है, सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित है तो संकुल यौगिक प्रतिचुंबकीय होता है। जबकि संकुल यौगिक में अगर युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो संकुल यौगिक होता है वो अनुचुंबकीय होता है। दोस्तों, संयोजकता बंध सिद्धांत के ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम एक यौगिक का एग्जाम्पल लेते हैं। ध्यान देना, यौगिक के एग्जाम्पल से हमें ये सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। देखो, संयोजकता बंध सिद्धांत का एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक कोबाल्ट का संकुल यौगिक है। तो सर्वप्रथम पहला नियम हमने पढ़ा था कि केंद्रीय धातु आयन अपने ऑक्सीकरण अंक के अनुसार इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाती है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कोबाल्ट का ऑक्सीकरण देखते हैं। तो कोबाल्ट केंद्रीय धातु कोबाल्ट है, केंद्रीय धातु कोबाल्ट, और इसका ऑक्सीकरण अंक कितना है, ऑक्सीडेशन स्टेज कौन सी है, +3। तो सर्वप्रथम कोबाल्ट है, अपने ऑक्सीकरण अंक के अनुसार इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाती है। ठीक है, अगर हम कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, तो कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 18 के लिए तो हम Ar लिखते हैं। 19 और 20वां इलेक्ट्रॉन होता है वो 4s में प्रवेश करता है। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 होता है। तो 4s 2 में 2, s में 2 और d में 7 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये तो कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर हम इसकी +3 ऑक्सीकरण अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो 2 तो 4s के निकल जाएंगे, d में केवल 6 इलेक्ट्रॉन ही बचेंगे। आगे 4s 4p भी होता है, 4d भी होता है, आगे रिक्त कक्षक तो बहुत सारे पाए जाते हैं। तो पहला नियम क्या कहता है कि सर्वप्रथम केंद्रीय धातु होती है वो अपने ऑक्सीकरण अंक के अनुसार इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन का निर्माण करती है। दूसरे नंबर पे हमने लिखा कि ये धातु होती है वो लिगेंड को उपसह संयोजक बंध बनाने के लिए अपने रिक्त कक्षक प्रदान करती है। तो इस संकुल यौगिक में हम देखते हैं 6 लिगेंड है। तो केंद्रीय धातु को
6 लिगेंड है, 6 के 6 एक दंतुक है, तो केंद्रीय धातु को अपने 6 रिक्त कक्षक देने होंगे। तो वो 6 रिक्त कक्षक कौन कौन से देती है इसको हम पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर कोबाल्ट +3 ऑक्सीकरण अवस्था में है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 3D में 6 इलेक्ट्रॉन है, डी में 5 कक्षक होते हैं जिनमें 6 इलेक्ट्रॉन है, डी में 5 कक्षक होते हैं जिनमें 6 इलेक्ट्रॉन है। 4s में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 4p में भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 4d में भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये 3d है, ये 4s है, ये 4p है। अब हम बात करें जब लिगेंड से बंध बनाने के लिए आएगा, तो लिगेंड बंध बनाने के लिए आएगा, जब लिगेंड बंध बनाने के लिए आता है तो इस प्रकार से यौगिक बनेगा। तो लिगेंड के बंध बनाने से पहले इन धातु कक्षकों में संकरण की क्रिया होती है। आगे चलकर हम अष्टफल की मतलब क्रिस्टलीय क्षेत्र सिद्धांत पढ़ेंगे। तो क्रिस्टलीय क्षेत्र सिद्धांत में हम पढ़ेंगे लिगेंडों का वर्गीकरण, है ना। तो वहां पर हम पढ़ेंगे NH3 होता है वो दुर्बल क्षेत्र, NH3 होता है वो प्रबल क्षेत्र लिगेंड होता है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड। एमीन होता है वो प्रबल क्षेत्र लिगेंड होता है, और प्रबल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता है, ये याद रखना है। सॉरी। आगे चलकर हम क्रिस्टलीय क्षेत्र सिद्धांत पढ़ेंगे, तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होते हैं, कौन कौन से प्रबल क्षेत्र लिगेंड होते हैं। तो दुर्बल क्षेत्र लिगेंड आएगा तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा, और जब प्रबल क्षेत्र लिगेंड आता है तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाएगा। तो देखो ये डी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, 2 कक्षक तो ये रिक्त हो जाएंगे डी के, एक S का है और 3 P के रिक्त कक्षक होते हैं। तो इन रिक्त कक्षकों में पहले संकरण की क्रिया होती है, जिससे अणु एक निश्चित ज्यामिति को प्राप्त कर लेता है। तो संकरण में ये 6 कक्षक भाग लेंगे, यहाँ के ये 6 कक्षक भाग लेते हैं संकरण में। तो 2 तो D हो गए, एक S और 3 P। तो संकरण कौन सा होगा इसके अंदर? संकरण होगा D2sp3। याद रखना लिगेंड 6 है, उपसय संयोजक बंध बनाने के लिए आते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि लिगेंड कौन सा है। अगर प्रबल क्षेत्र लिगेंड आएगा तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन युग्मित होते ही जो आंतरिक डी कक्षक होते हैं वो संकरण में भाग लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये संकरण में भाग ले लेंगे, तो ये संकरित कक्षक, और इन्हीं संकरित कक्षकों के अंदर लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उपसय संयोजक बंध बनाएगा। यानी यहाँ पर NH3 अपने इलेक्ट्रॉन युग्म दे देगा, यहाँ पर NH3 अपने इलेक्ट्रॉन युग्म देगा, NH3 अपने इलेक्ट्रॉन युग्म देगा, NH3 इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उपसय संयोजक बंध का निर्माण कर लेगा। तो यहाँ पर संकरण में आप देख सकते हो 2 तो डी कक्षक भाग लेते हैं, एक S और 3 P, इसलिए संकरण होगा D2sp3। और जिनमें D2sp3 संकरण होता है उन संकुल यौगिकों की ज्यामिति होती है अष्टफल की, ज्यामिति होगी अष्टफल की। जिनमें संकरण D2sp3 होता है उनकी ज्यामिति अष्टफल की होती है। और यहाँ पर संकरण में हम देख सकते हैं अंदर की डी कक्षा भाग लेती है, तो संकुल को हम कहेंगे आंतरिक कक्षक संकुल। आंतरिक कक्षक संकुल है ये, आंतरिक कक्षक संकुल कहते हैं। और इस संकुल यौगिक में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होने के कारण इस संकुल यौगिक की प्रकृति होती है वो प्रतिचुंबकीय होती है। जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं वह संकुल यौगिक किस प्रकार का होगा? प्रतिचुंबकीय। तो इस संकुल यौगिक को आप देखोगे तो इसमें सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित है, सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होने के कारण यह संकुल यौगिक प्रतिचुंबकीय होता है। और इसकी ज्यामिति के बारे में हमने बता दिया कि अष्टफल की इसकी ज्यामिति होती है। तो याद रखना प्रबल क्षेत्र लिगेंड आएगा तो यहाँ पे ही हमें ध्यान देना है लिगेंड कौन सा है, जो कि आगे अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। जब क्रिस्टलीय क्षेत्र सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें कौन सा प्रबल होता है, क्यों होता है, कौन सा दुर्बल होता है, इसका रीजन भी पढ़ेंगे हम। तो प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा। अगर यहाँ पर दुर्बल क्षेत्र लिगेंड आ जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता है। ठीक है, एक दुर्बल क्षेत्र लिगेंड को लेकर भी हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पर ये संकुल यौगिक है, इस संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु कौन सी है? केंद्रीय धातु है कोबाल्ट, और कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक होता है +3। यहां पर देख सकते हैं कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक अक्स -6 = -3।
कोबाल्ट का ज्ञात करेंगे, Fe फ्लोराइड -6 होता है, -3 टोटल है, तो अक्स बराबर +3। तो कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक यहाँ पर +3 है, और +3 ऑक्सीकरण अवस्था में कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? देखो कोबाल्ट का अभी हमने पढ़ा था 18 के लिए आर्गन आता है, 19-20 इलेक्ट्रॉन 4s में और d में 7 इलेक्ट्रॉन, लेकिन कोबाल्ट +3 ऑक्सीकरण अवस्था में है, तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था में 3d में 6, 4s 0, 4p भी 0 और 4d भी 0 ही रहता है। अब यहाँ पर अगर कोबाल्ट की कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था देखिए, है ना, कोबाल्ट 3+ की, तो d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 और छठा इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाता है। ये 3d में है, 4s में इलेक्ट्रॉन नहीं है, 4p में भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और 4d में भी इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। अब जब लिगेंड बंध बनाने के लिए आएगा तो संकुल यौगिक किस प्रकार से बनेगा? अब यहां पर अगर हम देखें तो फ्लोराइड एक दुर्बल क्षेत्र, फ्लोरो F- होता है, वो दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड, और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होते हैं उनकी उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा। अब इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन ऐसे के ऐसे ही इन कक्षकों के अंदर रहेंगे, 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे के ऐसे ही इलेक्ट्रॉन युग्मित रहते हैं, है ना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। अब 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 4s रिक्त है, 4p में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, और d में ध्यान देना यहाँ पर लिगेंड कितने हैं? 6। तो अब ये कोबाल्ट है वो अपने 6 रिक्त कक्षक प्रदान करेगा सॉरी, कोबाल्ट अपने 6 रिक्त कक्षक प्रदान करेगा। तो एक तो 4s वाला करेगा, 3 4p के और 2 d के, यहां से d के 2 कक्षक आ जाएंगे। ये तो 4s है, 4p है और 4d के 2 कक्षक, है ना भाई। 6 कक्षक तो देने होंगे ही इस धातु को, क्योंकि लिगेंड 6 बंध बना रहे हैं, और इन 6 कक्षकों में संकरण की क्रिया होगी। बंध बनाने से पहले इनमें संकरण की क्रिया होगी। संकरण को हमने डिटेल से पढ़ा है कि जब एक ही परमाणु की लगभग समान ऊर्जा के कक्षक आपस में मिलकर समान ऊर्जा समान आकृति के नए कक्षक बना लेते हैं, उन्हें हम संकरित कक्षक कहते हैं। तो यहां पर संकरण कौन सा हुआ? संकरण हो गया है sp3d2 sp3d2 संकरण है, और इन्हीं संकरित कक्षकों में फ्लोराइड होता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उपसह संयोजक बंध का निर्माण करता है। sp3d2 संकरण होने पर जो संकुल है उसकी ज्यामिति अष्टफल की होती है, और संकरण में बाहर की डी कक्षा भाग लेती है, इसलिए इस संकुल यौगिक को बाह्य कक्षक संकुल कहते हैं, बाह्य कक्षक संकुल कहेंगे। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इस संकुल यौगिक के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर संकुल यौगिक कैसा होगा? अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय होता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर संकुल यौगिक अनुचुंबकीय होता है। अनुचुंबकीय यौगिकों का हम चुंबकीय आघूर्ण भी ज्ञात कर सकते हैं। चुंबकीय आघूर्ण होता है म्यू बराबर रूट n+2। यहाँ पर n होता है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों के नंबर, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या संकुल यौगिक में देखें तो 4 है ना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है। n का मान 4 रखेंगे तो म्यू बराबर रूट 4 + 2 यानी 6 और 6 चौक 24 यानी √24। ये इस संकुल का चुंबकीय आघूर्ण होता है, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं तो आता है 4.89 बोर मैग्नेटॉन। चुंबकीय आघूर्ण की इकाई होती है बोर मैग्नेटॉन, है ना। सबसे पहले क्या करना है? केंद्रीय धातु का ऑक्सीकरण अंक निकालना है, फिर उसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और धातु की ऑक्सीकरण अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। फिर हमें देखना है कि लिगेंड किस प्रकार का है, जो कि मैंने नोट्स के अंदर अवेलेबल भी करवाए हैं। दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होगा तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करेंगे यहाँ पर,
है ना। और परबल क्षेत्र लिगेंड होते ही इलेक्ट्रॉनों को युग्मित कर देंगे। जब इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाएंगे तो ये डी कक्षक रिक्त हो जाएंगे, इसलिए संकरण के अंदर ये भाग लेंगे। और जब इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा तो फिर बाहर के डी कक्षक भाग लेते हैं, जिससे बाह्य कक्षक संकुल का निर्माण होता है। और संकरण को देखकर हम ज्यामिति के बारे में बता सकते हैं। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो संकुल की चुंबकीय प्रकृति के बारे में बता सकते हैं। तो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह संकुल अनुचुंबकीय है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण भी ज्ञात कर सकते हैं हम अनुचुंबकीय यौगिकों का। तो चुंबकीय आघूर्ण बराबर होता है म्यू बराबर होता है √n+2 n अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इस संकुल यौगिक में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। कैलकुलेट करेंगे तो हमें √24 बोर मैग्नेट्रॉन चुंबकीय आघूर्ण प्राप्त होता है। इन्हीं एग्जाम्पल के साथ आपको 2 एग्जाम्पल और ज्ञात करने हैं। ये तो क्लियर हो गया होगा। अब 2 एग्जाम्पल जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है वो देता हूं मैं। एक तो है निकल का संकुल यौगिक है NiCl4 -2। एक तो इस संकुल यौगिक के बारे में आपको इसी प्रकार से VBT के आधार पर निकालना है। एक निकालना है FeCN6 -4। इस संकुल यौगिक के बारे में भी आपको संयोजकता बंध सिद्धांत की पूरी डिटेल्स निकालकर इनके संकरण, इनके चुंबकीय गुणों के बारे में बताना है। तीसरा एग्जाम्पल और ले लेते हैं FeF6 -4। इस संकुल यौगिक के बारे में भी आपको संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर पूरी व्याख्या करनी है। ठीक है दोस्तों।